नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर पर। साथियों, इस वीडियो में वे प्रश्न या वे फेक फैक्ट शामिल किए गए हैं जो राजस्थान में जितनी भी टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड के रिगार्डिंग जितने भी संस्थान चल रहे हैं, लगभग 7 टेस्ट सीरीज जो राजस्थान में चल रही हैं अलग अलग संस्थानों के, उन 7 टेस्ट सीरीज में जो कॉमन फैक्ट कॉमन प्रश्न पूछे गए उनके बारे में ये लगभग 3 वीडियो ऐसे बनेंगे। ये पहला वीडियो है। तो एक बहुत लगभग 100 आदमी ऐसे मान लो हमारे ये थर्ड पेपर को पेपर बनाने के लिए 18 से 20 फैकल्टी काम करती हैं अलग अलग सब्जेक्टों के। तो इस हिसाब से आप ऐसे मान लो 100 लोगों का 100 एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पत्र बनाने वाले लोगों का सार है इन जो फैक्ट आज मैं बताऊंगा। हालांकि सांकेतिक भाषा में बताऊंगा, आपको ज़्यादा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें कोई एक बार देख के जाना, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड का 21वां टेस्ट आयोजित किया जा रहा है और यह टेस्ट सभी छात्रों के लिए निःशुल्क रहेगा। तो यदि आप इस टेस्ट को कंप्लीट सिलेबस के आधार पे होगा और यदि इस टेस्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज का, उसको आप डाउनलोड कर लें और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी 100 प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों वाले उस पेपर को हल कर सकते हैं। आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, सभी विद्यार्थी उसको पेपर को दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला फैक्ट। इसमें साथियों जिसमें मैंने गोला बना रखा है, बॉक्स बना रखा है जिस फैक्ट के सामने, उसको आप ये मान के चलना कि ये पिछली जो 2023 में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें भी ये पूछा गया है। और शेष प्रश्न सारे जो भी राजस्थान की जो भी टेस्ट सीरीज है उनमें जो कॉमन फैक्ट पूछे गए हैं सभी टेस्ट सीरीज का जो सार है, ऐसे मान लीजिए आप। पहला प्रश्न SGD 4.0, इसमें साथियों ये ध्यान रखना राजस्थान का जो स्कोर है वो 60.25 रहा है और राजस्थान में जो 1 नंबर जिला रहा है वो सीकर है, उसका अंक 65.92% है, 65.92 अंक है। और इस सबसे बड़ी बात यही है कि SGD 3.0 में चूरू जिला एकमात्र ऐसा था जो एस्पिरेंट श्रेणी में था। एस्पिरेंट श्रेणी का मतलब होता है जिसका जो अंक होता है वो 60 से कम हो। तो अब की बात बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में एक भी जिला एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं आया। तो ये 3 फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान का स्कोर 60.25, सीकर पहले स्थान पे और एस्पिरेंट श्रेणी में एक भी जिला नहीं है। ठीक है। दूसरा, राज्य का चौथा ईट राइट स्टेशन बना है गांधीनगर स्टेशन। ठीक है। जोधपुर में अभी एक युद्धाभ्यास हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र को बार बार टेस्ट सीरीज जो अलग अलग संस्थानों की हुई है उसमें पूछा गया है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्धाभ्यास निम्न में से किस जिले में आयोजित किया गया। तो जोधपुर में आयोजित किया गया था, 13वें क्रम का था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री PM श्री योजना में सरकारी स्कूलों में चयन में राज्य का स्थान कौन सा है। अर्थात PM श्री योजना में संपूर्ण भारत में जितनी स्कूलों का चयन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ है। तो प्रथम स्थान राजस्थान का PM श्री योजना में है। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है नंदकिशोर पांडे को। नंदकिशोर पांडे को विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है और 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया गया है। ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो सभी शामिल है जिसमें करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, जो ज़्यादातर कॉमन प्रश्न सभी टेस्टों में पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम जो विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा, उसका जिला कौन सा है? तो कोटा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम विंग कमांडर जो हैं वो दीपिका मिश्रा हैं और वो कोटा की हैं।
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है कि CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस किस संस्था के सहयोग से चल रहा है राजस्थान में। तो भारत सरकार और विश्व बैंक का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल कौन से राज्यपाल का रहा। तो दरबारा सिंह आपको बताना है। राजस्थान में सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे? दरबारा सिंह। एक प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक सत्र आयोजित होने वाली विधानसभा का क्रम कौन सा था, अर्थात कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सत्रों का आयोजन किया गया। वो 5वीं विधानसभा थी। एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कौन से न्यायाधीश का कार्यकाल रहा। तो कैलाश नाथ वाचू आपको बताना है, कैलाश नाथ वाचू। एक प्रश्न पूछा गया आपके RPSC से कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके कौन से ऐसे अध्यक्ष हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो आपको SK घोष बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। SK घोष आपको बताना है। एक प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक जो अंकेक्षण है, सोशल ऑडिट, उसकी सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बताना है भीलवाड़ा। सोशल ऑडिट की शुरुआत भीलवाड़ा में हुई थी 10 अक्टूबर 2009 को। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स का बार बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का प्रथम शस्त्र संग्रहालय निम्न में से कौन से जिले में जो है स्थापित किया गया है। तो आपका बाला किला है अलवर का, उसमें राजस्थान का प्रथम शस्त्र संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक आपके राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं के योगदान से प्रश्न पूछा गया कि अनाज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो विजया बहन पांड्या जो हैं उन्होंने अनाज आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न पूछा गया कि निम्बाहेड़ा सभ्यता जो है वो कौन से काल की थी। तो मध्य पाषाण काल की ये निम्बाहेड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न लगभग सभी टेस्ट सीरीज में का फेवरेट प्रश्न रहा है। देखो ये बॉक्स में भी मैंने यहाँ पे बना रखा है कि राजस्थान में वर्ष 2022-23 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कितना रहा। तो राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है वो ध्यान रखना, अच्छी तरह से रट लेना साथियों, 134.65 रहा था। इसके अलावा राजस्थान में कौन से स्थान पर हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। तो वो जोधपुर है, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर। संपूर्ण भारत में कुल पशुधन में राजस्थान का स्थान दूसरा है और संपूर्ण भारत में दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो कुल पशुधन में स्थान 2022 में इसका जो है दूसरा स्थान बताया गया है। और सॉरी, ये पशुधन नहीं है, ये दुग्ध में स्थान है आपका, क्योंकि ये आगे जो डेटा है वो ये ध्यान रखना है कि 26.21 लाख 61 लाख संकलन विपणन ये सारा दूध से संबंधित है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य का मैंने पहले एक वीडियो में शायद पहला स्थान बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम नहीं द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान में जो कृषक कल्याण कोष है उसकी राशि बढ़ा दी गई है। वर्तमान में राजस्थान का किसान कल्याण कोष है वो 7500 करोड़ 7500 करोड़ रुपए का बना दिया गया है। राजस्थान में जो तिलहन उत्पादन में राजस्थान का वर्तमान में प्रथम स्थान है। ठीक है। दलहन उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर कृषि गणना के अनुसार सर्वाधिक जो वृद्धि दर अंकित की गई है, वृद्धि दर दर्ज की गई है वो दलहन उत्पादन में हुई है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि जो बीजेपी है विधानसभा चुनाव 16 विधानसभा चुनाव 2023 में जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसको कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। तो 41.69% आपको बताना है और याद ही रख लेना है, प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। 41.69% बीजेपी को इसमें मत मिले थे। वर्तमान में जो वर्ष 2022-23 की जो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर है वो 8.1% है। ठीक है। इसके अलावा एक पुरस्कार है जो पूछा गया बार बार, रांगीय राघव पुरस्कार 2023-24 किसे दिया गया है? पुरुषोत्तम पोमल को।
रांगीय राघव पुरस्कार 2023-24 किसको दिया गया है? पुरुषोत्तम पोमल को। इसके अलावा ये प्रश्न जो 26 है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कि यहाँ पर देखियो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने बाबत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। कौन से पुरातात्विक स्थल के लिए? तो किराड़ू बाड़मेर जो है उसके लिए राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इसको केंद्र सरकार विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेजे यूनेस्को में। समझना बात को, राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया है और वो प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के पास। किस संदर्भ में? राजस्थान सरकार ये चाहती है कि राजस्थान के बाड़मेर में जो किराड़ू नामक स्थान है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। तो केंद्र सरकार को तो इसको विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं कर पाएगी ना, उसको तो वो अधिकृत है नहीं। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार की अपेक्षा है कि वो यूनेस्को में प्रस्ताव बना के भेजे कि हमारे राज्य राजस्थान के किराड़ू को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। तो किराड़ू को आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों भानु भारती हैं, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का जो सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार है वो भानु भारती को दिया गया है। भानु भारती को संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साथियों एक बार देख लेना, आप इनको ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सुन भी लेंगे तो निश्चित रूप से नेगेटिव अप्रोच से परीक्षा में जब 4 विकल्प मिलेंगे आपको वो प्रश्न आप सही कर पाएंगे। एक लक्ष्मण सिंह लापोड़िया है साथियों, देखिए वो पद्मश्री पुरस्कार 2023 जो दिए गए हैं, इस बार राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं। 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है और 2 को अलग अलग दिया गया है, अर्थात 3 पद्मश्री मिले हैं 4 व्यक्तियों को। अब उन 4 व्यक्तियों में से लक्ष्मण सिंह लापोड़िया है, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उनको जल संरक्षण की जो चौका पद्धति है उसके लिए ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न ये पूछा गया है, ये टेस्ट सीरीज जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी संस्थान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, यदि आप लोग मेरे से जुड़े हैं, हमारे संस्थान से जुड़े हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा संभावित प्रश्नों को मैं आपकी नज़र में लाऊं, ताकि आप यदि आप खुद का कंटेंट भी पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को की मार्क करके आप उसको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। तो लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को पद्मश्री 2023 किसके लिए दिया गया है? जल संरक्षण की जो चौका पद्धति है उसके लिए। अब देखिए साथियों, सादुल्ला खां 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट के साथ पत्र व्यवहार के आरोप में राज्य से निष्कासित किया गया था। जयपुर की बात है ये। सादुल्ला खां जो है 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट के साथ इस सादुल्ला खां ने जयपुर से पत्राचार किया था दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ। इस वजह से सादुल्ला खां को इस आरोप में राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। एक बीकानेर के आप सरदार सिंह जी से संबंधित 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्न पूछा कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के दमन हेतु निम्न में से कौन सा शासक स्वयं अभियान का नेतृत्व किसने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था? तो बीकानेर के सरदार सिंह आपको बताना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि नाना साहब को निम्न में से किसने शरण दी? तो रावत जोध सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। नाना साहब को शरण किसने दी थी राजस्थान में? रावत जोध सिंह ने। और क्रांतिकारियों की सेना, कहाँ के क्रांतिकारियों की सेना धौलपुर में आई थी? तो वो ग्वालियर और इंदौर आपको बताना है। फिर एक आपका बॉक्स वाला प्रश्न आ गया। बॉक्स वाले प्रश्न के लिए मैंने पहले बताया था कि जो राजस्थान की पिछली परीक्षाओं में, मतलब पिछले 4-5 महीने में राजस्थान में जो भी परीक्षा हुई है, अब उनका नाम लेने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होगा। बस आप इतना समझें कि पिछले 6 महीनों में जो भी राजस्थान की परीक्षा हुई हैं और उनमें से यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा। बॉक्स ये बना रखा है किसी भी टर्म के आगे, तो इसका मतलब वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के जो चौहान वंश के कौन से शासक ने गर्जन मातंग की उपाधि धारण की थी? तो वह अजयराज चौहान ने धारण की थी। गर्जन मातंग की उपाधि धारण की थी अजयराज चौहान ने। ठीक है साथियों। अब एक प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर में चांद बावड़ी है। आमतौर पे तो यही पूछते हैं कि चांद बावड़ी कहाँ है, ठीक है, या
चांद बावड़ी का निर्माता कौन है। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न और घुमा दिया कि जोधपुर की चांद बावड़ी के निर्माता चांद कुंवर के पति का नाम क्या था। ठीक है, तीसरे स्टेप पे पहुंच गया ये प्रश्न है। पहले ये पूछते थे कि चांद बावड़ी कहाँ है, फिर पूछने लगे चांद बावड़ी का निर्माता कौन था, कौन सी रानी थी, और अब तीसरे स्टेप पे हो गया कि चांद बावड़ी के निर्माता चांद कुंवर के पति का नाम क्या था। तो वो चूड़ा, ये जो राजा का नाम है चूड़ा, रानी जिसने ये बनाई वो चांद कुंवर, और स्थान जहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है वो है जोधपुर। एक प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा दिवस का संबंध कौन सी रियासत से था, तो वो मारवाड़ है। आपकी मारवाड़ रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया था। एक प्रश्न पूछा गया कि विलास क्या है, या कौन सी साहित्यिक रचना में आमोद प्रमोद युक्त काव्य रचना की जाती है। तो जो विलास होता है, तो विलास में क्या है कि हंसी मजाक के साथ लेखन कार्य किया जाता है। तो ये आमोद प्रमोद से युक्त जो काव्य शैली है वो विलास है। एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल निम्न में से कौन सी सदी थी। तो राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल है वो 17वीं सदी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 17वीं सदी राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल है, और विलास आमोद प्रमोद युक्त काव्य है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल कौन सा है। तो 1450 से 1650 का जो 200 साल का इतिहास है उसको राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल कहा जाता है किसको, 1450 से लेकर 1650 के काल को। एक प्रश्न पूछा गया कि बातारी फुलवारी के खंड कितने हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है इनमें चयन हो रहे हैं, तो इतना डीप में मेरे हिसाब से पेपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट की ये विषय पॉलिसी रहती है कि ज़्यादातर होम स्टेट के विद्यार्थी उनकी भर्ती परीक्षाओं में चयनित हों। अब जितना ज़्यादा पेपर का लेवल हाई होगा उतना ही ज़्यादा होम स्टेट के विद्यार्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि बाहर स्टेट अदर देन राजस्थान के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो टफ का भी उतना ही स्कोरिंग होगी और इजी का भी उतना ही स्कोरिंग होगी। लेकिन राजस्थान स्टेट के विद्यार्थियों को नुकसान उस स्थिति में होता है जब पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। तो बातारी फुलवारी के खंड कितने हैं, 14 खंड हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि मुंडिया लिपि के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो टोडरमल आपको बताना है। टोडरमल मुंडिया लिपि के आविष्कारकर्ता हैं। राजस्थानी भाषा का विकास पूछा तो मरु गुजरी अपभ्रंश, कई बार गुर्जरी अपभ्रंश भी विकल्प में मिल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो मरु गुजरी अपभ्रंश है। राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न में एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ बोली और एक तरफ उसका क्षेत्र, एक विकल्प मिलाने वाली प्रश्न था बोली का। तो धावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है, ध्यान रखना। धावड़ी बोली उदयपुर में और खैराड़ी भीलवाड़ा में। धावड़ी उदयपुर में, खैराड़ी भीलवाड़ा में, ढड़की जैसलमेर में और ढाटी बाड़मेर में। धावड़ी उदयपुर में, खैराड़ी भीलवाड़ा में, ढड़की जैसलमेर में और ढाटी बाड़मेर में। ठीक है, अब एक ये लगभग 4-5 टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न पूछा गया कि डिंगल क्या है। तो डिंगल आप उसको लेखन शैली बता सकते हो या क्या है लिपि बता सकते हो, लेकिन ये काव्य शैली है साथियों। डिंगल का सही आंसर जो होगा वो काव्य शैली है। डिंगल क्या है, डिंगल काव्य शैली है। एक प्रश्न पूछा गया कि बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और गरीबदास जी और माधोदास जी निम्न में से कौन से पंथ से संबंधित संत थे। तो दादूपंथी संत हैं ये, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, गरीबदास जी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से संत मीरा की रचना कौन सी नहीं है। चौथा विकल्प अलग था, वो बताना मैंने यहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि संत मीरा के 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो सत्यभामा जी रोशनु, मीरारी गरीबी और रुक्मणी मंगल। 3 जो मुख्य पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं संत मीरा के। आपको पता है संत मीरा और दादू ये विशेष संदर्भ में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सो संत मीरा की 3 रचनाएं, सत्यभामा जी रोशनु, मीरा जी गरीबी और रुक्मणी मंगल, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संत
सगुण भक्ति का नहीं है। तो 3 सगुण भक्ति के थे और एक हरिदास जी को वहाँ पर टेक रखा था। हरिदास जी जो हैं वो निर्गुण भक्त थे, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बू जी की रचनाएं पूछी गई हैं, तो जम्ब सागर, विष्णोई, धर्म प्रकाश और शब्दवाणी, ये जाम्बू जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। जम्ब सागर, विष्णोई, धर्म प्रकाश और शब्दवाणी जाम्बू जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए सालासर में हनुमान जी का मेला कब लगता है। तो हनुमान जी के मेले जहाँ भी लगते हैं, चाहे संपूर्ण राजस्थान में सहित संपूर्ण अखिल भारतीय स्तर पर कहीं भी यदि कोई मेला लगेगा वो तो चैत्र पूर्णिमा को ही लगेगा। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो आपको बताना है गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को तो हनुमान मेला सालासर में, ठीक है, कहीं भी लगेगा, चैत्र पूर्णिमा को ही लगेगा। और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। इसके अलावा 3 प्रश्न जो है 3 त्यौहार, चार त्यौहार सबसे ज़्यादा पूछे गए, चाहे वो कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कलाम की हो, चाहे से आपके उत्कर्ष की हो, कोई सी भी, इनमें 4 जो त्यौहार हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए। कौन कौन से, देखिए गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना, चैत्र में मनाया जाता है, कृष्णा पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और शुक्ला पक्ष की तृतीया को समाप्त होता है गणगौर त्यौहार। इसके अलावा करवा चौथ के बारे में पूछा गया, तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, देखिए करवा चौथ का कृष्ण पक्ष में आती है, आपको पता है, क्योंकि महिलाएं देर रात तक वेट करती रहती हैं कि कब चंद्रमा का उदय हो और कब अर्घ्य दे के व्रत खोलें। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आता है और भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश जी आते हैं। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश जी आते हैं। अब करवा चौथ काली रात को आता है, गणेश चतुर्थी शुक्ला रात को आता है। शीतलाष्टमी का ध्यान रखना, शीतलाष्टमी चैत्र शुक्ला षष्ठी को आता है, अर्थात जब आपका गणगौर का त्यौहार खत्म हो जाता है उसके 3 दिन बाद जो है ये आता है शीतलाष्टमी, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा गया कि लोक गीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली एक कला है, यह काव्य, यह कथन किसका है। लोक गीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है, यह संदेश, यह वाक्य, यह कथन किसका है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि कांगसियो, घूमर, पनिहारी और कागा निम्न में से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। कांगसियो, घूमर, पनिहारी और कागा किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी बताया गया था, वन क्षेत्र बताया गया था, आदिवासी क्षेत्र बताया गया था, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है आपका वो मरुस्थलीय लोकगीत है साथियों। क्या है, मरुस्थलीय लोकगीत हैं, कांगसियो, घूमर, पनिहारी, कागा इत्यादि जो, ठीक है। अब एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शेखावटी में गणेश चतुर्थी मैंने बताया था, गणेश जी शुक्ल पक्ष के भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आते हैं। तो शेखावटी में गणेश चतुर्थी पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो वो लोकगीत है ना, गणेश चतुर्थी पर महिलाओं द्वारा चौक चाननी नामक एक लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तालबंदी कौन से क्षेत्र से संबंधित है, करौली, धौलपुर और भरतपुर में ये तालबंदी गाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। एक तरफ संगीत घराना है, एक तरफ प्रवर्तक है। तो अंतरौली घराने के प्रवर्तक है साहब खां, किराना घराने के प्रवर्तक हैं बंदेली खां, रंगीला घराने के प्रवर्तक हैं रमजान और दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं सदारंग। इसके अलावा कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं उगमराज, शेखावटी ख्याल के उगमराज हैं दूल्हा राणा, रम्मत संबंधित हैं तेज कवि से और तमाशा बनाया था बंशीधर भट्ट ने, ठीक है। अब एक 2 बार और देख लेना इसको। लंगा, जैसलमेर बाड़मेर में जो लंगा लोग होते हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सारंगी है। इसके अलावा साकर खान के बारे में तो लगभग 5 या 6 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि, और प्रश्न की प्रकृति सेम थी,
कि ये नहीं पूछा गया कि पद्मश्री कब दिया गया। साकर खान के लिए पूछा गया था निम्न में से साकर खान किसके वादक थे, किसके कलाकार थे, या कमायछा वादक निम्न में से कौन है। तो साकर खान का संबंध हमेशा कमायछा से आपको ध्यान रखना है। रम्मत की मुख्य विशेषता क्या होती है? रम्मत की मुख्य विशेषता होती है साहित्यकता। ठीक है। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा नाट्य मेरु नाट्य कहलाता है? मेरु यानी प्राचीनतम, तो गौरी नृत्य को प्राचीनतम नृत्य या मेरु नाट्य कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि मलयागिरी वस्त्र रंगने की पद्धति में जो प्रधान रंग प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? मलयागिरी वस्त्र रंगने की पद्धति में सबसे ज़्यादा काम लिया जाने वाला रंग कौन सा है? तो वो बताना है आपको, भूरा रंग। एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो वो कोटा शैली है साथियों। नारियों द्वारा शिकार करना कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है। अब यहाँ पर कुछ नृत्य भी पूछे गए कि लूम्बर नृत्य का संबंध कहाँ है? जालोर से। डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा में। अभिलाषा कार्यक्रम क्या है? उदयपुर में। अभिलाषा कार्यक्रम के लिए मैंने कई बार बता दिया आपको कि वहाँ पर कुछ महिलाओं को 18 वर्ष से लेके 45-48 साल की महिलाओं को और बच्चियों को, लड़कियों को शामिल करके वहाँ पर कोडिंग और ये जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा दी जा रही है उदयपुर में, उसको अभिलाषा कार्यक्रम कहा जाता है। मिशन आर्या का संबंध दौसा से है और मिशन सितारे बीकानेर से है। ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी भवाई नृत्यांगना है? तो भवाई नृत्यांगना पुष्पा व्यास है। हाल ही में इन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, इसलिए चर्चित भी रही है। और मैंने आपको बताया था कि आजकल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक ट्रेंड विकसित कर लिया है कि जो ट्रेडिशनल जीके है उसको भी करंट अफेयर से रिलेट करके प्रश्न पूछता है। अर्थात जैसे कोई नृत्यांगना है और वो सुर्खियों में आ गई तो वो राजस्थान के कल्चर से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो प्रश्न पूछेगा तो वो करंट अफेयर से भी रिलेट हो जाएगा और ट्रेडिशनल जीके में भी काउंट हो जाएगा। तो विवाद की स्थिति से बचने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रकार का एक ट्रेंड विकसित कर लिया है। तो भवाई नृत्यांगना कौन है? पुष्पा व्यास। फिर एक नफीरी वादन जो है कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? नफीरी वादन अलवर चित्र शैली से संबंधित है साथियों। इसके अलावा एक टर्म पूछा गया राजस्थानी संस्कृति का कि अटेरना क्या है? तो अटेरना है पशुओं को जो दागने की प्रवृत्ति होती है ना, उसको अटेरना कहते हैं। दागने का मतलब जैसे आपने कहीं भी ये जंगली क्या ऐसे घुमंतू बैल देखे होंगे आपने, तो उनके ऊपर कोई त्रिशूल का निशान है या कोई ये स्वास्थ्य का चिन्ह बना हुआ है, या जैसे कोई और जो पशु हैं उन पे कोई मालिक की एक निशान बना दिया जाता है, तो उसको अटेरना कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने कब बनाते हैं? तो पुष्कर पेड़ी भी तीर्थ यात्रा के लौटने पर बनाई जाती है और पथवारी मांडने भी तीर्थ यात्रा से लौटने पर ही किया जाता है। इसके अलावा गोडवार पर्यटन सर्किट से प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गोडवार पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है? तो जालोर, पाली और सिरोही और बाड़मेर। जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर गोडवार पर्यटन सर्किट में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो सुमन मीणा, आपको ध्यान रखना है। सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार सुमन मीणा को। एक अभी हाल ही में एक बाजरे की किस्म विकसित की गई है CB 911, तो वो बाजरे की किस्म पूछ ली, क्योंकि बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र भी अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति महोदया द्वारा वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये बाजरा की किस्म पूछा जा सकता है। CB 911 बाजरा की किस्म है। और रंग, गठन और उपजाऊ के आधार पर राजस्थान में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो वो 6 प्रकार का बताना है आपको। रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। संप सभा की स्थापना पूछ ली कि संप सभा की स्थापना कब की गई थी? संप सभा की स्थापना 1907 में की गई थी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि उदरासर का किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उदरासर किसान आंदोलन का नेतृत्व जीवन चौधरी ने किया था। ये थोड़े से अलग प्रश्न है साथियों। परंपरागत प्रश्नों के अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछे खोद के निकाले हुए हैं इन टेस्ट सीरीज में। मैं नहीं समझता इतना ज़्यादा गहराई में जाके प्रश्न पत्र आएगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू आपको लेना ही चाहिए।
मेर विद्रोह से संबंधित, ये झाक गांव का संबंध है वो मेर विद्रोह से संबंधित है, ये ध्यान रखना। बस ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। झाक गांव में मेर विद्रोह हुआ था, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा सीकर किसान आंदोलन का डेली हेराल्ड जो लंदन से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था, उसमें सीकर किसान आंदोलन के बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न उसमें शामिल किया गया है एक टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा पूछा गया कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन निम्न में से कौन सा है, तो मातरकुंडिया में राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम जाट किसान आंदोलन हुआ था मातरकुंडिया में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ पर्यटन नीति और कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी इनमें शामिल किए गए कि राजस्थान की पर्यटन नीति कब लागू हुई। 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति लागू शुरू हुई। और महंगाई राहत कैंप तो आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल को शुरू हुआ था और 30 जून तक चला था। महंगाई राहत कैंप के दौरान 10 वस्तुओं पर जो है 10 वस्तुओं को इसमें टारगेट करके काम चलाया गया था। इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में लागू की गई। इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में। इसके अलावा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपका 1999 है। और CPI और WPI दोनों का आधार जो है आधार वर्ष 1999 2000 ही है, ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया कि 2022-23 के अनुसार राजस्थान में पुरुष कार्य सहभागिता दर क्या है, तो पुरुष कार्य सहभागिता दर जो है वो 51.5% है साथियों, 51.5% है। इसके अलावा GSDP प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जो GSDP है वो क्या है, 12.18 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के बारे में भी पूछा गया। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना जो है वो निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना देखिए 29 नवंबर 2022 को निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना भी शुरू की गई थी और बाल गोपाल योजना भी शुरू की गई थी। अब निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के संबंध में आपको 3 तथ्य ध्यान रखना है। एक तो ये जो निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है वो केवल सरकारी स्कूलों में ही संचालित है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ही ये लाभ दिए होगा। 2 कपड़े के 2 सेट दिए जाते हैं और दोनों को सिलवाने के लिए 200 रुपये आपके खाते में उसकी जो है सिलवाई डाली जाती है। अब जो बाल गोपाल योजना है उसको आप ध्यान रखना कि बाल गोपाल योजना में 29 नवंबर 2022 को ये शुरू की गई थी। इसमें सप्ताह में 2 दिन बच्चों को गर्म दूध देने की योजना थी, जिसको बाद में 1 जुलाई 2023 को परिवर्तित करके 2 दिन के बजाय 6 दिन कर दिया गया था। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न एक बार पूछा गया कि राजस्थान की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नीति 2022 है उसमें उसका कुल कितना बजट रखा गया और कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। तो MSME नीति 2022 का जो बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए है और 10,000 करोड़ रुपए की राशि से 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, इसका टारगेट बनाया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया G20 के रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो वो जोधपुर में हुई थी साथियों। G20 के रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक जोधपुर में। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में प्रश्न पूछा गया। अब ये 6800 रुपये तो नहीं पूछा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध पूछा गया था कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कब शुरू हुई, तो 10 अगस्त 2023 को ये योजना शुरू की गई थी। इसमें कुछ लोगों को, कुछ पात्र अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन दिया गया था, जबकि जिसको स्मार्टफोन नहीं मिला उसको 6800 रुपये उसके खाते में DBT के माध्यम से जमा करवाए गए थे। इसके अलावा मिशन लक्ष्य साधना पूछा गया, टोंक में संचालित है। जिला कलेक्टर के अनुशंसा के आधार पर वहां पर IIT नीट इत्यादि के हेतु छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है टोंक में, तो उसको मिशन लक्ष्य साधना कहा जाता है। और मिशन लक्ष्य साधना का संबंध सिर्फ आपको जिले से पूछेगा तो टोंक जिला आपको बताना है। मिशन बुनियाद आपको पता है कि जो आंगनबाड़ी स्कूल हैं उनमें प्री प्राइमरी स्कूलों का कक्षाओं का संचालन कार्य किया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान के 3 जिले हैं, जोधपुर, गंगानगर और टोंक है, उसमें मिशन बुनियाद कार्यक्रम क्रमशः चालू गया था। सबसे पहले मिशन बुनियाद जोधपुर में हुआ था, फिर दूसरा जिला गंगानगर बना था और तीसरा टोंक बना था।
एक कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम है बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा। अब बूंदी जिला प्रशासन ने क्या है कि जो वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने एक वो बताई है, कॉफ़ी विद कलेक्टर नामक एक कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। तो उसमें क्या है कि जो भी ज़िले के जो भी प्रतिभाशाली बालक या बालिका है, सबसे प्रखर उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक दिन उसको कॉफ़ी पर जो है कलेक्टर साहब बुलाते हैं, ताकि वो मोटिवेट हों और उन जैसे बन के आगे कुछ विकास कर पाएँ। तो कॉफ़ी विद कलेक्टर जो कार्यक्रम है वो बूंदी जिला प्रशासन का है। इसके अलावा राजस्थान का अमृत भारत योजना में चयनित प्रथम जो रेलवे स्टेशन है वो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन है अलवर का गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन है, वो अमृत भारत योजना में चयनित राजस्थान का प्रथम रेलवे स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक हज हाउस कल्चर सेंटर बनाया गया है, वो हज हाउस कल्चर सेंटर काफ़ी विवादों में रहा था। तो हज हाउस कल्चर सेंटर कहाँ बनाया गया था? आपके बीकानेर में। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट जो बार बार इन पर टेस्टों में पूछे गए, एक बार आप उसको रिवीजन ज़रूर करना। साथियों मैं फिर से निवेदन करूंगा, आपको याद दिलाने का प्रयास करूंगा कि कल आपका 21वां टेस्ट है संपूर्ण सिलेबस का, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 का 21वां पेपर है। निःशुल्क है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आरजे टेस्ट सीरीज़ के नाम से। आरजे टेस्ट सीरीज के ऐप को डाउनलोड करते ही आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा टेस्ट का, और उसके माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे के बीच जब भी आपका सूटेबल टाइम हो, टेस्ट को सबमिट ज़रूर करें। अब देखिए, घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। संपूर्ण देश का 47.98 लगभग 48% ऊन जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया है? तो वो जयपुर में बनाया गया है। पीएम श्री योजना में जो चयनित स्कूल हैं उनके टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? आईआईटी जोधपुर के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो त्रिशक्ति प्रहार था वो तो लगभग हर प्रश्न पत्र में था। जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार है, आपके नौसैनिक अभ्यास आपका सैनिक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो जैसलमेर में आयोजित हुआ, त्रिशक्ति प्रहार। इसके अलावा 42वां दिल्ली में अभी 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था, उसमें राजस्थान मंडप को कांस्य पदक दिया गया था और प्रश्न पूछा गया था कि 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कोष्टक में था दिल्ली में, राजस्थान मंडप को कौन सा पदक दिया गया? तो वो कांस्य पदक था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कितने सांसदों को यहाँ पर राजस्थान में चुनाव लड़ाया गया? 5 सांसद थे साथियों, और पाँचों विजेता बनके राजस्थान विधानसभा में आके बैठ गए हैं संसद से उठ के। फिर इसके अलावा आपको पता है 16 से 20 नवंबर को जो राजस्थान चुनाव आयोग है उसने एक सतरंगी सप्ताह स्वीप कार्यक्रम के तहत एक सतरंगी सप्ताह मनाया था। इस सतरंगी सप्ताह का जो थीम है उसको पूछा गया कि इसकी थीम क्या थी? अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम। सतरंगी सप्ताह की थीम क्या थी? अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम। फिर जोधपुर में एक विशेष कार्यक्रम किया गया इसके हिसाब से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, वोटिंग करने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया जोधपुर में, न्योतो बोटरान है, यानी इन्विटेशन फॉर द वोटर्स। ठीक है, भीलवाड़ा में सेल्फी विथ फैमिली नामक कार्यक्रम चलाया गया। गंगानगर में इलेक्शन बडी ऐप शुरू किया गया।
ठीक है। इसके अलावा जालोर में स्कूल के बालकों को जो है बाल हट कार्यक्रम भी इसमें चालू किया गया था। जालोर जिला प्रशासन ने क्या अभिनव प्रयोग किया और वो सभी जो सरकारी स्कूल हैं, सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं जिले के, वहाँ पर सभी प्रधानाचार्यों को इकट्ठा किया और उनको ये कहा कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करो कि बाल मनुहार करो, बच्चे जाके अपने माता पिता के पास इस चीज़ के लिए मनुहार करें, हट करें कि आपको आज लोकतंत्र के इस पावन दिवस पर वोटिंग अधिक से अधिक करना है। तो वो जालोर का कार्यक्रम था। इलेक्शन बडी ऐप गंगानगर में शुरू किया गया। सेल्फी विथ फैमिली भीलवाड़ा का से संबंधित है। और न्योतो वोटरारो इन्विटेशन फॉर द वोटर्स जोधपुर में। 16वीं विधानसभा में चुनाव का जो मतदान प्रतिशत पूछा गया, तो 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत था 75.45%। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट लैब, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। डीएनए फिंगरप्रिंट लैब जोधपुर में स्थापित किया गया है, वो भी पूछा है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक थोड़ा मोटिवेशनल जो है ना टिप्पणी नीचे कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और वो भी आप नहीं कर सकते, कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। अब एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मंडपिया की खोजकर्ता कौन है? तो चाहे वो मंडपिया हो चाहे बागोर हो, दोनों की खोज की थी वीएन मिश्रा ने। वीएन मिश्रा ने बागोर और मंडपिया दोनों सभ्यताओं की खोज किसने की थी? वीएन मिश्रा ने। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी ने की थी। राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंजना देवी चौधरी थी। महिला जो जाट महिला थी अंजना देवी चौधरी, तो अंजना देवी चौधरी ने जो है अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थानी महिला थी अंजना चौधरी। ठीक है। इसके अलावा ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक पूछा गया था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डाबड़ा कांड पूछा गया कि डाबड़ा कांड निम्न में से कौन से जिले में हुआ था? जोधपुर रियासत में हुआ था। इसके अलावा हल्दीघाटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि हल्दीघाटी में प्रताप के राजचिन्ह, प्रताप के घायल होने पर राजचिन्ह धारण करने वाला झाला मन्ना निम्न में से कौन सी रियासत के से था? तो सादड़ी बताया था, उसमें ऑप्शन था सादड़ी। झाला मन्ना कहाँ का था? सादड़ी का था। सादड़ी वर्तमान में प्रतापगढ़ में पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि 1857 की क्रांति, सॉरी ये पहले भी शायद मैंने 1857 बोल दिया भाई, आपका हल्दीघाटी के युद्ध की बात है। ये झाला मन्ना और प्रताप वाला संबंध जो है वो हल्दीघाटी के युद्ध का संबंध है। तो हल्दीघाटी युद्ध में चंदावल भाग का नेतृत्व, महाराणा प्रताप की सेना में चंदावल भाग का नेतृत्व किसने किया? तो चंदावल भाग का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। बागड़बा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो मणिबहन पंड्या जो है उसको बागड़बा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गेम से संबंधित कुछ प्रश्न उसमें पूछे गए। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 300 प्रश्नों के लगभग 300 फैक्ट बन जाएंगे, जो लगभग जो 7-8 संस्थानों की जो टेस्ट सीरीज है, उनको सबका जो कॉमन प्रश्न उनमें पूछे गए, उनका यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा में आपको ओवरव्यू देने का ये प्रयास है। और इस प्रकार के लगभग 3 वीडियो बन जाएंगे। ये पहला वीडियो है। तो वीडियो यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लगता है इससे लाभ मिलेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गेम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो अभिनंदन खंडेलवाल हैं, गोल्ड मेडल जिनको मिला था, उनका संबंध किस विधा से है? तो वो अभिनंदन खंडेलवाल तैराकी से संबंधित है। और आजकल ये ध्यान रखना कि प्रश्न को पदकों या पूछेगा तो पदक, स्वर्ण पदक यदि किसी को मिला है तो उसको पूछेगा, और नहीं तो उसकी जो विधा है, खेल की विधा है, उसको पूछता है। तो यहाँ अभिनंदन खंडेलवाल तैराकी से संबंधित है। फिर एक दिव्यांश सिंह पंवार के लिए पूछा गया कि 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त दिव्यांश सिंह पंवार की कौन सी विधा है खेल की? तो वो शूटिंग है। इसके अलावा क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसे मिला था? रुद्रांश खंडेलवाल और अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की हैं भाई। तो क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक रुद्राक्ष खंडेलवाल और अवनी लेखरा को मिला है। फिर 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो 13वां स्थान था। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में
जो स्वर्ण पदक विजेता नीतेश जांगिड़ का संबंध किस विधा से है? तो वो भारोत्तोलक हैं। नीतेश जांगिड़ क्या हैं? भारोत्तोलक हैं। फिर सप्तसंधि शक्ति कमान के चीफ किसे बनाया गया है? लेजर जनरल BL राजू। अब सप्तसंधि शक्ति कमान के जो चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BL राजू को बनाया गया है। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल BL राजू शायद राजस्थान से इनका कोई संबंध होगा, इस वजह से इसको ये प्रश्न इन टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। मेरे को पता नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल BL राजू का राजस्थान की इस टेस्ट सीरीज में क्यों शामिल किया गया है। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि राजस्थान से क्या इनका कोई संबंध है जो इनको सप्तसंधि शक्ति कमान के चीफ बनाया गया है। इसके अलावा साथियों, हीरालाल सांवरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो हीरालाल सांवरिया जो है वो राजस्थान के जो भरतपुर में डीग है यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी। इस वजह से ये प्रश्न बना है, हीरालाल सांवरिया मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इस प्रकार ये जो इस सीरीज के लगभग अब शायद 50-60 फैक्ट तो हो गए होंगे और लगभग 300 ज़्यादा हो गए होंगे 50-60 से। तो 301 मेरे हिसाब से लगभग जो भी ये सभी टेस्ट सीरीज में जो कॉमन फैक्टर हैं जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो 300 के लगभग हो जाएंगे और 2-3 वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा प्रयास, संस्थान का प्रयास यदि आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।